लास्ट पार्ट में हमने देखा था एम्परर मार्कीज मैन से कहता है मैं भी देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है मेरे खिलाफ जाने की। इस बात पर मार्की मैन कहता है एम्परर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे नाखुश हैं और मैं उन्हें कंफर्ट देते आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे लिए न्याय लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपसे लड़ भी सकते हैं। तभी चैंग फेंग कहता है मार्कीज मैन तुम अपने उन दोस्तों के साथ इतने बुरे फ्रेंड रहे हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारे लिए न्याय की मांग करेंगे? युद्ध के दौरान तुम अपने उन भाइयों के 200,000 सैनिकों से भी ज्यादा ल्यूज आर्मी के पीछे ले गए थे, जो कि केवल 1000 लोगों की ही थी, पर फिर भी तुम ल्यूज आर्मी से हार गए थे। और अब जब मैं एम्परर की कॉन्सर्ट बन चुकी हूँ तो ल्यूज आर्मी के वो हजारों सैनिक एम्परर की सेना में ही शामिल होंगे। क्या उसके बाद भी तुम्हारे वो दोस्त अपनी सेना को भेजेंगे एम्परर से लड़ने के लिए? मार्कीज मैन कहता है लियू चैंगफेंग के जाने के बाद अब मुझे ल्यूज आर्मी से कोई खतरा नहीं है। बिना चैंगफेंग के ल्यूज आर्मी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी लेडी लियू यानी चैंगफेंग कहता है मेरा भाई भले ही अब ना हो, पर मैं और वो साथ साथ बड़े हुए हैं, मैं उनकी ही इक्वल लेवल तक सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे वो नॉलेज में हो या कुंफू हो। अगर तुम्हारे वो आदमी एम्परर के खिलाफ सेना भेजते हैं तो मैं भी अपनी ल्यूज आर्मी को बुला सकती हूँ और तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर सकती हूँ। तभी मार्कीज मैन कहता है तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मुझे अभी की अभी अपनी स्ट्रेंथ साबित करो। चैंगफेंग कहता है हाँ बिल्कुल, पर लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं एक डिसेबल्ड आदमी का फ़ायदा उठा रही हूँ, क्योंकि आप डिसेबल्ड ही तो हैं, आप मेंटली डिसेबल्ड हैं। मार्कीज मैन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो अभी देख लेते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा पावर है। चैंगफेंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तभी एम्प्रेस कहती है लेडी लियू तुम्हारा अभी मिस कैरेज हुआ है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। चैंगफेंग कहता है योर हाइनेस आप मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करिए। एम्परर भी एम्प्रेस से कहता है मदर आप लेडी लियू की परवाह मत करिए, मुझे उस पर विश्वास है। अब सब लोग बाहर मैदान में आ जाते हैं। मार्कीज मैन कहता है तो आप किस तरह कम्पीट करना चाहेंगी लेडी लियू? चैंगफेंग कहता है इसके लिए मैंने एक क्रिएटिव तरीका ढूंढा है। चैंगफेंग मैदान में जाकर एक रॉक को धक्का देता है और मार्कीज मैन से कहता है इस रॉक को लेफ्ट साइड से आप धक्का देंगे और राइट साइड से मैं धक्का दूंगी, जो भी इसे अपनी तरफ हिला पाया वही इस कंपटीशन का विजेता बन जाएगा। पर हमें अपने इनर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर ये रॉक टूट गई तो फिर वो इंसान हार जाएगा। मार्कीज मैन कहता है मुझे एक औरत से जीतने के लिए अपने इनर फोर्सेस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन शुरू होता है। चैंगफेंग और मार्कीज मैन उस रॉक के दोनों साइड से धक्का देना शुरू करते हैं। मार्कीज मैन धक्का देते वक्त सोचने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर चुका हूँ फिर भी ये पत्थर हल्का सा ही हिला है, क्या वो सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एम्प्रेस चैंगफेंग के लिए चीयर करते हुए कहती है मेरी डॉटर इन लॉ सच में कितनी स्ट्रॉन्ग है। तभी एम्परर उससे कहता है मदर लेडी लियू साओमिंग के साथ कम्पीट नहीं कर रही हैं बल्कि उसे बेवकूफ़ बना रही हैं। तो एम्प्रेस पूछती है लेकिन कैसे? एम्परर कहता है अंकल आपको मदर को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि लेडी लियू क्या कर रही हैं। टेंग झाओ कहता है लेडी लियू ने कंपटीशन शुरू होने से पहले ही उस रॉक के साथ छेड़छाड़ कर ली थी। जब वो मार्कीज मैन को कंपटीशन के बारे में बता रही थी तो वो एक्चुअली रॉक के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को पता करने की कोशिश कर रही थी, और उस वक्त उन्होंने जानबूझकर रॉक को पुश करते हुए वो साइड जो मार्कीज मैन इस्तेमाल करने वाला था मिट्टी में धंसा दी थी। इस तरह मिट्टी की रेजिस्टेंस की वजह से साओमिंग यानी कि मार्कीज मैन उस रॉक को हिला भी नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ लेडी लियू को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। एम्प्रेस कहती है मुझे नहीं पता था लेडी लियू इतनी ज़्यादा चालाक है, वो ज़रूर मेरी इस फैमिली के एक ब्रिलियंट वारिस को जन्म देंगी, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो फिर से प्रेग्नेंट हो सके। चैंगफेंग कहता है मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो मार्की मैन अपने आप ही इस चट्टान पर हमला कर दे और चट्टान टूट जाए। ऐसा कहकर वो जानबूझकर उस मार्कीज मैन को चढ़ाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि मार्कीज मैन स्टूपिड होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो स्टूपिड के साथ साथ बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये सुनकर मार्कीज मैन को इतना गुस्सा आता है वो अपनी इनर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को तोड़ देता है। चैंगफेंग खुश होने लगता है और मन में सोचता है आखिरकार वो मेरे जाल में फंस ही गया, पर मार्कीज मैन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी एम्परर बीच में आ जाता है और चैंगफेंग को बचाता है। वो मार्कीज मैन से कहता है साओमिंग तुम ऑलरेडी इस कंपटीशन को हार चुके हो, फिर तुम अभी क्यों नहीं रुक रहे हो?
तुमने अपनी इनर फोर्स का इस्तेमाल करके उस पत्थर को तोड़ दिया है। इस तरह तुम रूल्स तोड़ चुके हो और हार चुके हो। मार्की मैन गुस्से में कहता है, लेडी ल्यू ने जानबूझकर मुझसे वो सारी बातें कहकर मुझे पहले से प्रोवोक किया था। इस गेम को मैं नहीं मानता क्योंकि लेडी ल्यू ने ट्रिक का इस्तेमाल किया था। ये सब देखकर एम्प्रेस इंपीरियल डॉक्टर से पूछती है, लेडी ल्यू फिर से प्रेग्नेंट कब हो सकेंगी? उनकी हेल्थ कंडीशन अब क्या कहती है? इंपीरियल डॉक्टर कहते हैं, एम्प्रेस, उन्हें कम से कम 3 से 6 महीने का ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। एम्प्रेस सोचने लगती है, अगर लेडी ल्यू 6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है तो मार्किज मैन भी अपनी सेना हमारे खिलाफ नहीं भेजेगा और मेरे पास एक ब्रिलियंट ग्रैंडसन होगा। ऐसा सोचकर वो मार्किज मैन से कहती है, साओमिंग, अगर लेडी ल्यू 6 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाए फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मार्किज मैन कहता है कि कैसे पॉसिबल है, वो इतने सालों से कॉन्सर्ट बनी हुई हैं पर अब जाकर प्रेग्नेंट हुई थी और आप कह रही हैं कि उनकी दूसरी प्रेगनेंसी 6 महीने के अंदर ही हो जाएगी। एम्प्रेस कहती है, हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि आज से जिफान लेडी ल्यू के चैम्बर में रहेगा। बेचारा चैंग फेंग शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है, एम्प्रेस, क्या अपनी फैमिली की ब्लड लाइन हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती हैं? मैं एक मेल हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट होऊंगा? टेंग झाओ भी कहता है, वाओ सिस्टर, आपका प्लान तो बहुत ग्रेट है, पर मन में उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगले दिन ली जिफान यानी एम्पर का सारा सामान चैंग फेंग के रूम में लाया जाने लगा था। चैंग फेंग आराम से बाहर बैठा ये सब देख रहा था। तभी त्यांग झाओ उस पर चिल्लाते हुए वहाँ आता है और कहता है, तुम आराम से यहाँ बैठे हुए हो, मेरा नेफ्यू तुम्हारे चैम्बर में आने वाला है, तुम जल्दी से जाकर अपनी सिस्टर से फिर से जगह चेंज क्यों नहीं कर लेते, वरना आज रात ही तुम्हारा सारा सच खुल जाएगा। चैंग फेंग कहता है, अगर तुम्हारा नेफ्यू मेरे रूम में आकर रहना चाहता है तो रहे, मुझे अपनी सिस्टर के साथ एक्सचेंज करने की क्या ज़रूरत है? त्यांग झाओ उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो या फिर कहीं तुम होमोसेक्सुअल तो नहीं? तो चैंग फेंग उससे कहता है, मेरी अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। चैंग फेंग त्यांग झाओ से कहता है, ज़रा आप मुझे अपना हाथ दीजिए। त्यांग झाओ उससे कहता है, किस लिए? चैंग फेंग उसके हाथ में एक नाइफ रख देता है। तो त्यांग झाओ कहता है, तुम मुझे ये नाइफ क्यों दे रहे हो? जैसे ही त्यांग झाओ वो नाइफ उठाता है, पता नहीं कहाँ से काफ़ी सारे इंपीरियल गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और त्यांग झाओ पर तलवार रखते हुए कहते हैं, जो भी लेडी ल्यू को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा, ये एम्प्रेस का ऑर्डर है। तभी चैंग फेंग उन सबको इशारा करते हुए कहता है, तुम लोग जा सकते हो, प्राइम मिनिस्टर त्यांग झाओ मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। उन सब के जाने के बाद चैंग फेंग त्यांग झाओ से कहता है, अब आप समझ गए हैं मेरी क्या परेशानियां हैं। एम्प्रेस ने हर जगह अपने लॉयल गार्ड्स मेरे आसपास लगा दिए हैं, अगर मैं चाहूँ भी तब भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मार्किज मैन का आदमी उससे कहता है, हमें जल्दी ही ल्यूज आर्मी के बारे में पता लगाना चाहिए। अगर ल्यूज आर्मी अभी भी एग्जिस्ट करती है और हमारे सारे दोस्तों को उस आर्मी के बारे में पता चल गया तो वो अपनी सेना हमारे लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि वो सब ल्यूज आर्मी से डरते हैं। तभी वो मार्किज मैन को आइडिया देते हुए कहता है, अगर आप अपने सारे दोस्तों की आर्मीज़ को अभी बुला लें तो शायद आपके पास एक मौका हो सकता है, क्योंकि बाद में अगर हमें ल्यूज आर्मी के एग्जिस्टेंस का पता भी चलता है तब भी उन सबके पास और कोई चारा नहीं होगा, उन्हें आपके साथ ही खड़ा होना होगा। मार्किज मैन हंसते हुए कहता है, यू डर्टी लेजी फॉक्स, तुम सच में बहुत चालाक हो। अब जब तुमने मुझे ये आइडिया दिया है तो तुम्हें ही इस बारे में आगे कुछ करना होगा। उसका आदमी कहता है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए मार्किज मैन, मैं उस ली जिफान के लिए इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर दूंगा कि वो उन्हें सॉल्व करने में ही बिजी हो जाएगा और नहीं नोटिस कर पाएगा कि आप आखिरकार क्या करने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ एम्परर अपने इंपीरियल डॉक्टर से पूछता है, क्या आप श्योर हैं कि लेडी ल्यू की पल्स से पता चल रहा था उनका मिसकैरेज हुआ है, वो भी किसी दवा की वजह से? इंपीरियल डॉक्टर कहते हैं, हाँ योर मैजेस्टी, मैंने देखने में कोई भूल नहीं की है, मैं श्योर हूँ कि लेडी ल्यू का मिसकैरेज हुआ है। एम्पर कहता है, इसका मतलब वो दवा लेने से पहले लेडी ल्यू सच में प्रेग्नेंट थी? इंपीरियल डॉक्टर्स कहते हैं, हाँ योर मैजेस्टी, उनकी पल्स से तो यही पता चल रहा था। ये सब सुनकर एम्पर सोचने लगता है, माय डियर लेडी ल्यू, ऐसी कितनी बातें और हैं आपके बारे में जो मुझे नहीं पता हैं, शायद मुझे आपके ऊपर अब अच्छे से ध्यान देना होगा। तभी चैंग फेंग की एक नौकरानी आकर पूछती है, माय डियर लेडी, इन वेपन्स को कहाँ रखना है? तो चैंग फेंग कहता है, इन्हें मेरे बेड के पास रख दो। ये सुनकर त्यांग झाओ कहता है, इतने सारे वेपन्स का तुम क्या करने वाले हो?
चैंग फेंग कहता है तुम्हारे नेफ्यू को वेपन्स से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। मैंने इतने सारे वेपन्स रखे हैं कि 10 महीने तक तो वो इन वेपन्स के साथ ही खेलता रहेगा। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।